इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपके द्वारा यही जानना चाहूंगा कि आपने आगे आप कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, एज ए सेल्स प्लानिंग और एज ए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, और बाकी सारे अगर व्यू अगर आप हमें देंगे तो अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू वेरी मच ये इतना शानदार इनिशिएटिव लेने के लिए। ये आज 21st सेंचुरी में हम और आप रह रहे हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी का इग्नोरेंस ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली आपको भरपूर तरीके से इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा सर, अदरवाइज आप मार्केट से बाहर होंगे सर। हम और आप दोनों ही अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं 21st सेंचुरी में, तो हम मार्केट में नहीं रह सकते हैं सर। तो टेक्नोलॉजी तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहते हुए ना चाहते हुए हमें और आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कोविड-19 ने जरूर हमें एक मौका दे दिया है कि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लें, इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो कि हिंदुस्तान में अब हो चुका है सर। जैसे नोटबंदी के जमाने में पेटीएम का इस्तेमाल बढ़ गया था, ठीक ऐसे ही कोविड-19 के बाद में या ड्यूरिंग कोविड-19 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर सेक्टर में बढ़ता चला जाएगा सर। तो टेक्नोलॉजी को लेके मेरा यही मानना है। बहुत साल पहले, आज से 20 साल पहले बिल गेट्स के मैं कुछ शब्द मुझे आज भी याद हैं। तो बिल गेट्स साहब बोल रहे थे कि साहब डाउन द लाइन 10 इयर्स या तो आप इंटरनेट पे होंगे, या तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या आप बाजार के बाहर। आवाज जो है थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, तो आप दोबारा इस बात को रिपीट करेंगे? मैं बिल्कुल आपके तीनों सवाल मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं सही समझ पाया हूं तो आप बताइए। पहला सवाल ये कि 25 इयर्स का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस जी। दूसरा सवाल ये कोविड-19 से पहले का मार्केट और कोविड-19 के बाद का मार्केट कैसा होगा। तीसरा सवाल गोल्डन आई के विषय में कि किस तरीके से गोल्डन आई पहले था और किस तरीके से गोल्डन आई में अब डेवलपमेंट हो रही है। जी बिल्कुल लाजमी, आप मेरे सवाल को बहुत स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं और आप जी आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट रूप से। हाँ ऋषि जी, तो मैं अपने लास्ट 25 इयर्स के रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस के विषय में सभी साथियों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। रियल एस्टेट ऋषि जी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही सीरियस बिजनेस है, जिसको लोगों ने बड़े ही नॉन सीरियस तरीके से पास्ट 15-20 इयर्स में किया है। चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे वो बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हों, दोनों तरफ से कमियां पिछले 15-20 सालों में रही हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर का ट्रस्ट फैक्टर पूरे दिल्ली एनसीआर में काफी डाउन हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं मानता रहा हूं। हम लोगों का ऐसा कोशिश है गोल्डन आई में कि हम लोग जो कहें उस चीज को करें, जितना कहें उससे ज्यादा करने की कोशिश करें, जितना करें उससे कम कहने की कोशिश करें। तो पिछले 25 साल में मैंने ये देखा है सर कि अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ में ईमानदारी बरतें, अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोच के चलें, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके 10, 20, 25, 50 कस्टमर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और फिर आपकी जर्नी बड़ी आसान होनी शुरू हो जाती है रियल एस्टेट में। मैं अपना एक विचार आपके साथ शेयर करूं, मुझे ऐसा लगता था कि ये रियल एस्टेट का काम या कंस्ट्रक्शन का काम या बिल्डर होना बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर 2019 के बाद हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है। पिछले 8 महीने में मुझे हर महीने एक चीज का एहसास होता रहा कि बिल्डर होना कुछ परेशानी का विषय है ही नहीं, कोई डिफिकल्टी इसमें है ही नहीं। इसमें सिर्फ एक डिफिकल्टी है साहब, और वो है अपने नियत को ठीक रखना, अपनी रीढ़ की हड्डी को सलामत रखना। बिल्डर होने के बाद क्या होता है सर, बहुत सारा पैसा आपके पास में ऐसा आता है जो आपके अकाउंट में पड़ा होता है और आपको लगता है कि यार ये पैसा तो पड़ा हुआ है, इस पैसे का कुछ ना कुछ करना चाहिए और इसका फिनिशिंग का वक्त तो बाद में आने वाला है, अभी तो ये पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। आप प्रोविजनिंग नहीं कर पाते हैं उन दिनों की जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, और उस पैसे का इस्तेमाल आप एक तरीके से अभी कर लेते हैं जो पैसा 2 साल बाद आपकी फिनिशिंग में लगने वाला होता है। देखेंगे स्ट्रक्चर सभी प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट है, फिनिशिंग के टाइम के लिए उनके पास में पैसा नहीं बचा। रीजन हम आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो 95% पेमेंट उस प्रॉपर्टी की कस्टमर से हम लोग ले चुके होते हैं। पोजीशन के लिए 5% पैसा बचा हुआ होता है, अदर चार्जेस बचे हुए होते हैं, लेकिन वो 95% पैसा स्ट्रक्चर में लगता नहीं है। उसी वक्त आपको स्मार्टली उस पैसे की प्रोविजनिंग करनी होती है फिनिशिंग के लिए, जहां पे मोस्टली बिल्डर्स फेल हो जाते हैं। वो उस पैसे से या तो दूसरा प्लॉट ले लेते हैं या उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं उन सब चीजों में नहीं जाऊंगा। अगर उन्होंने उस पैसे की प्रोविजनिंग सही तरीके से करी होती फिनिशिंग के लिए, तो वो कभी जिंदगी में मात नहीं खाते सर।
बहुत अच्छी तो बात। ऐसा मेरा मानना है। गोल्डन आई में हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं, हमारा पूरा कोशिश इसी चीज को लेकर रहती है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। इस आप सभी लोग पैंडेमिक जानते में हैं कि आनंद जी हम सेल्स की कैसे और लेबर को हम कैसे रिटेन कर पाए, और हम ये देख आपसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने पूरी फाइनेंशियली प्लानिंग डे वन से आपने कर रखी है। अक्टूबर 2019 को ही आपने पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है इस प्रोजेक्ट के लिए, और आपने पोजीशन तक की पूरी तैयारी कर रखी है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं ऋषि जी। इनफैक्ट मैं ये खुलेआम बोलता हूँ, सभी मित्रों के बीच में बोलता हूँ कि जब हम लोग इस प्रोजेक्ट में आए तो ये मान के आए थे ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें बातों से बात नहीं बनने वाली है साहब। यहाँ पे आप 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए की मीडिया प्लानिंग करके आप बहुत ज्यादा र्यूमर फैला के सफल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे सफल हो सकते हैं एक ही कारण से कि इस रुकी हुई कंस्ट्रक्शन को रफ्तार दी जाए। और हम लोगों ने वही काम किया। 1 साल का अपना बजट बना के हम लोग शुरू हुए कि साहब 8 महीने, ऋषि जी जैसा कि आप जानते हैं 8 महीने अगर हमारी सेल 1 रुपए की भी नहीं हुई तो भी हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन को रफ्तार देते रहेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 8 महीने की प्लानिंग करी थी, जिससे कि अक्टूबर से अभी तक आप देख सकते हैं तकरीबन 7-7.5 महीने हो चुके हैं और हमारी कंस्ट्रक्शन की रफ्तार कभी कम नहीं होती है साहब। अभी तक आनंद जी मैं अगर इस प्रोजेक्ट के विषय में बात करूं कि हमने कितना कंस्ट्रक्शन अभी तक कर लिया इस प्रोजेक्ट में, अगर मैं 8 अक्टूबर, मैं बताता हूँ ऋषि जी, अक्टूबर से अभी तक हम लोगों ने 3 लाख स्क्वायर फीट का लेंटर कास्ट किया है, 3 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया है। और 3 लाख स्क्वायर फीट ऐसे सुनने में कम लग सकता है, लेकिन आप इस तरीके से देखिए कि अगर 6000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर प्लेट हो किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, तो 3 लाख स्क्वायर फीट में आपका तकरीबन कितने फ्लोर्स तैयार हो सकते हैं, आप डिवाइड कर लीजिए साहब। अगर 6000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर हो तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने टावर्स खड़े हो सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बड़ा स्प्रॉलिंग प्रोजेक्ट है, खुला खुला लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा इसका लेंटर का लेंथ है। जैसे मैं आपको बताऊं 330 मीटर का हमारा लेंटर का लेंथ है, मतलब 1000 फीट का एबीसी ब्लॉक का पूरा लेंटर हमारा है। एबीसी ब्लॉक का एक लेंटर पूरा होने में तकरीबन हमारा 45 डेज लगते हैं और वो एरिया होता है करीब करीब 1,20,000 स्क्वायर फीट। मैं सर हमारे साथ हमारे बड़े बड़े डायनेमिक लीडर संदीप जी जुड़े हुए हैं। मैं संदीप जी से ये जानना चाहूंगा कि कैसे लेबर का रिटेंशन हो पाया संदीप जी, और हमारी मार्केटिंग मीडिया प्लानिंग क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग क्या है आगे की। आनंद जी आपसे माफी चाहूंगा 2 मिनट के लिए, तब तक मैं संदीप जी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। संदीप जी मार्केटिंग के लिए आपने कैसी प्लानिंग बनाई है, क्या प्रोडक्ट में तब्दीली की है, और इसी के साथ साथ हम जो रिटेंशन कर रहे हैं, लेबर का रिटेंशन कर रहे हैं में बड़ी तेजी से, हमारे डेवलपर महोदय ने बताया है कि कंस्ट्रक्शन में बड़ी तेजी से वो बढ़ रहे हैं। लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट का एरिया वो कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं और दिन रात कंस्ट्रक्शन पे वो लगे रहते हैं। तो हम क्योंकि हम लोगों का काम है इस प्रोजेक्ट को लोग आम ग्राहक तक पहुंचाना, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर तक पहुंचाना। तो संदीप जी आप इस लीड कर रहे हैं, आप इस डेवलपर को लीड कर रहे हैं एज ए ग्रुप सेल्स चेयरमैन होने के कारण आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारी सेल्स की आगे की क्या प्लानिंग है, हम आगे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। और हमारा प्रोडक्ट, वैसे तो ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छी लोकेशन पे जी, जो मेन रोड पे ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है नोएडा एक्सटेंशन में जो मेन रोड पे स्थित है। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा सा बताएं और लोगों को ये बता पाने में सक्षम हो तो हमें खुशी होगी कि हम यही बात आप अपने ग्राहक को भी बता पाएंगे। जी ऋषि जी, धन्यवाद ऋषि जी। ऋषि जी एक्चुअल में क्या है कि बेसिकली जो आपने पहला क्वेश्चन ये किया मुझसे कि हमने अपने लेबर को कैसे रिटेन किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अनफॉर्चुनेटली जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमने जितने भी हमारा लेबर था उसको हमने वहीं पे फूड शेल्टर सब कुछ दिया। तो उसकी वजह से हमारा लेबर वहीं रुका रहा। लगभग 300-350 लेबर मेरी साइड पे है और हम डबल शिफ्ट में काम करते हैं उनके साथ, डबल शिफ्ट में, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के 8 बजे से लेकर के लगभग रात को 10 से 11 बजे तक हमारा काम चलता है डबल शिफ्ट में, यानी कि 600, 650, 700 लोग वहां पे कंटिन्यू काम करते हैं। हमने अपनी काम की स्पीड को कभी धीमे नहीं होने दिया, इसीलिए हम सक्सेसफुल हैं। लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया हम अभी बिल्ड कर चुके हैं। और अब नेक्स्ट बात है आपकी जो सेल्स की। सेल्स के लिए हमने काफी अच्छी प्लानिंग की है, मीडिया प्लानिंग हम कर रहे हैं पूरा। हम जितनी भी हमारी वेबसाइट है उसको लाइव कर रहे हैं और अपनी जो हमने नया लोगो लेके आए हैं गोल्डन आई का, मैं समझ पा रहा हूँ कि आने वाले समय में संदीप जी इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को लोग ऑनलाइन भी देख सकता है होते हुए।
सॉरी, दोबारा बोले सर। मैं समझ पा रहा हूँ, जैसा कि आनंद जी भी म्यूट करके वो बता सकते हैं इस बारे में। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो कि आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन होते हुए क्या लाइव भी लोग देख सकते हैं? हाँ डेफिनेटली सर, हम उसके लिए भी पूरी, हाँ जी सर, आप बोले सर। आनंद जी बिल्कुल ठीक कहा ऋषि जी। हम अपनी कंस्ट्रक्शन को लाइव करेंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हमारे कस्टमर्स उस कंस्ट्रक्शन का अपडेट ले सकेंगे और लाइव देख सकेंगे सर। ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव होगी आनंद जी, और अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम होते तो ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव होगी। और आई होप कि जिस तरीके से हमारा बिहार का पूर्वांचल एरिया है और नोएडा, ये ईस्ट यूपी का जो एरिया है, वो सारे लोग चाहते हैं कि फिजिकली रूप से अगर वो प्रेजेंट ना हो पाए, लेकिन वो अपने साइट पर काम होते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे सेल्स में बूस्ट अप मिलेगा। मैं सर पेमेंट प्लान के ऊपर आऊंगा, फाइनेंशियल के ऊपर आऊंगा, तो संदीप जी से पूछना चाहूंगा कि फाइनेंशियल में इन्होंने ऐसा कौन सा प्रोडक्ट डिजाइन किया है जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में कस्टमर को फाइनेंशियली रूप से, पैसिव इनकम के रूप में, फाइनेंशियली रूप से सिक्योर इनकम के रूप में उसके परिवार पर, उसके फैमिली को मिल सके, आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट जो है अच्छा बेनिफिट देने में सफल हो पाए। प्लीज संदीप जी जरा। जी सर, हमने अपने जो प्लॉट पे काफी प्रोजेक्ट में डी और ई ब्लॉक में हमने एश्योरेंस का प्लान इंट्रोड्यूस किया है जस्ट अभी, और उसमें हमें सीधा बैंक गारंटी दी है आपको। बैंक गारंटी के साथ हम एश्योरेंस दे रहे हैं टिल पोजीशन तक, यानी कि लगभग 2 साल, अगले 2 साल के चेक हम आपको देंगे। उसके अलावा हम आपको अगले 8 साल की लीज गारंटी भी साथ में 8% की दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कस्टमर्स के लिए एक चांस है यहाँ पे पैसा लगाने के लिए, और उनकी डेफिनेटली प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होगी और उनको एक इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है एफडी के रेट आजकल 5.5 से 6% रह गए हैं। तो लगभग 12% का रिटर्न है। कितने परसेंट का रेंटल कमिटमेंट कर रहे हैं बैंक गारंटी के साथ? सर हम एश्योर रिटर्न जो कमिटमेंट कर रहे हैं 10, 11, 12% का कर रहे हैं। अगर 50% अगर आप देते हैं तो हम 10% आपको देंगे, अगर आप 75% पेमेंट हमें देते हैं तो हम 11% देंगे, और 95% पेमेंट आप देते हैं तो हम 12% का आपको एश्योर रिटर्न देंगे। उसके अलावा उसके बाद हम आपको 8% की लीज गारंटी 8 साल के लिए श्योर कर रहे हैं। हमारे पास ये ऋषि जी हमारा सबसे बेस्ट प्लान। सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है संदीप जी? सर लगभग आपको 12 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका यहाँ पे। अगर सपोज कोई 12 लाख रुपए हमारे प्रोजेक्ट में लगाता है तो हम उसको 12,000 रुपए पर मंथ हिसाब से दे सकते हैं। लगभग 10% देंगे, 10,148 रुपए एग्जैक्ट बनते हैं। अगर 12 लाख रुपए लगाते हैं, 12,17,705 रुपए एग्जैक्ट आपका पैसा बनता है। 478 स्क्वायर फीट का मेरा साइज है, 5295 का हमारा प्राइस है। तो उसमें आपको लगभग 10% का हम ब्याज देंगे, 50% पेमेंट होगा ये, जबकि यूनिट की जो कॉस्ट आती है 24,35,000 रुपए आती है। मैं मीटिंग जी ऋषि जी आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका हूं। मैं आनंद सर से पूछना चाहूंगा, क्योंकि रेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हर बार रिफॉर्म आता है रियल एस्टेट में और हर 10 साल में एक नया शहर बसता है। मेरा सर बहुत ज्यादा आपके जैसा 25 साल का करियर नहीं है, लेकिन 10 साल में मैंने अपने करियर में एक शहर को जरूर बसते हुए देखा है, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। और आज की डेट में वहाँ की लगभग 1 लाख आबादी है, 1 लाख फ्लैट है जो डिलीवर्ड हो चुका है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो हर 10 साल में हमने जीएसटी के रिफॉर्म को भी देखा, हमने नोटबंदी को देखा और हमने कोविड-19 को भी देखा। तो अगला 10 साल जो हम रेरा को ध्यान में रखें, क्योंकि मई 2016 में रेरा जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, गवर्नमेंट ने को इस्टेब्लिश्ड कर दिया है। तो मैं रेरा के दृष्टिकोण से आनंद सर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रेरा ने जो आपको टाइम लाइन दिया था, उस टाइम लाइन को आपने एक्सटेंड भी किया है या उस टाइम लाइन को कंटिन्यू किया है, और आप उस टाइम फ्रेम के अंदर ही प्रोजेक्ट देने की कोशिश करेंगे? ऋषि जी, 2 बातें कहने की कोशिश करूंगा मैं। एक तो रेरा के विषय में मैं आपको एक चीज बताऊं, 1993 से मैं स्टॉक मार्केट ट्रैक करता हूं। 1993 का दौर अगर किसी मित्र को आपके साथ में कुछ आपकी उम्र से बड़े लोग हों तो उनको याद होगा, आए दिन स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ फ्रॉड्स होते थे, कुछ ना कुछ चीट्स होते थे, कुछ ना कुछ करप्शन, घोटाला ऐसा सुनने को मिलता था भिन्न लोगों के द्वारा। तमाम सारे नाम है, लोगों को पता होंगे, नाम लेना उचित नहीं है। तब उस वक्त स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा कोई रेगुलेटर था नहीं, रेगुलेशन उस वक्त स्टार्ट नहीं होता था। इन सारे करप्शन घोटालों के बाद में सेबी का गठन हुआ और सेबी के गठन के बाद में हर बढ़ते हुए साल के साथ में रेगुलेशन बढ़ता चला गया। रेगुलेशन जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे पार्टिसिपेशन लोगों का स्टॉक मार्केट में बढ़ता चला गया, और आज तकरीबन 4 से 5% लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अब थोड़ा सा भरोसा बढ़ा है सेबी के कारण कि साहब अगर कल कोई प्रमोटर गलत करता है तो कोई अथॉरिटी है उसको रेगुलेट करने के लिए, इस वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है।
ठीक ऐसे ही रेरा के विषय में मेरा मानना है कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें रेगुलेशन अभी तक नहीं होने के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था। और ये बहुत बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का होता था कि बहुत सारे डेवलपर्स उनका पैसा ले लेने के बाद उनके साथ में कुछ अच्छा व्यवहार करते नहीं थे, डिलीवरी नहीं देते थे, पैसा मांगने जाइए तो वो बाउंसर्स रखते थे और तरह तरह के तरीके से उनको परेशान करते थे। तो मेरा मानना है कि रेरा बहुत ही एक शानदार डेवलपमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और मैं तो चाहूंगा कि रेरा को धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग किया जाए सरकार के द्वारा, इसको और अधिकार दिए जाएं और डीप तरीके से रेगुलेट कर पाए कि अगर किसी क्लाइंट का कोई नुकसान होता है तो रेरा में फटाफट उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं इस स्तर तक समझता हूं कि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है सर। अब रेरा के बाद में बात आती है हमारे प्रोजेक्ट की। हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट है सर 15 जून 2022। रेरा ने 6 महीने का एक्सटेंशन सभी को दिया है। कुछ लोग ऑप्ट कर रहे हैं, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम लोग गोल्डन आई में 15 जून 2022 से डेट को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम चाहे तो 6 महीने बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हमारा कमिटमेंट है कि 15 जून 2022 से पहले पहले हम इस प्रोजेक्ट के फेज 1 की डिलीवरी जो कि 20 लाख स्क्वायर फीट की है वो हम लोग विदिन 15 जून 2022 करेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने इस प्लेटफॉर्म पे और हमें उम्मीद है कि हमारे इस कोविड-19 जैसे सिचुएशन से हम लोग पार पा लेंगे। और आनंद सर, मैं एक डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि रेरा से मैं भी जुड़ा रहा है। मैं 2012 से लोग टीवी चैनल पे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे रेरा के लिए वकालत करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है हमारा जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो हमारे सेबी में भी रजिस्टर्ड हो चुका है और एक प्लेटफॉर्म को मंजूरी दे दी गई है जिसका नाम है REIT, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इन्होंने सेबी ने भी इसको एक तरीके से रजिस्टर्ड कर दिया है। तो हमारे लिए रियल एस्टेट का सुखद संदेश है और सुखद दिन भी है और काफी सारे रिफॉर्म आ रहा है। कॉमर्शियल मार्केट को आनंद सर कहाँ तक देखते हैं, या आप बताएं या संदीप जी बताएं कि कॉमर्शियल मार्केट की डिमांड सप्लाई को हम कहाँ पाते हैं इस नोएडा इस एरिया में, जिस एरिया में हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऋषि जी मैं बताता हूँ आपको, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट थोड़ी सेफ है, रिटर्न्स थोड़ी कम मिलती है कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट, बट रिटर्न्स सेफ है ऐसा माना जाता है क्योंकि उसको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है आपके फंड को। ठीक है, ये जो आपने बोला कि सेबी ने इसको रजिस्टर किया है और ये रिट्स लेके आ रहे हैं, इसमें भी ठीक ऐसे ही होगा कि आप छोटी छोटी यूनिट्स में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और ये रियल एस्टेट के लिए आप देखेंगे आने वाले 10 साल में बहुत बहुत बूम का कारण बनेगा। छोटे छोटे लोग जिनके पास 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, वो इस संस्था के माध्यम से, इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो छोटे छोटे पैसे भी रियल एस्टेट में लगा पाएंगे और वो लोग फंड इकट्ठा करके 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, उसका एक साइज है शायद कि 5,000 करोड़ से नीचे नहीं हो सकता है वो साइज मुझे देखना पड़ेगा, 5,000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है। पहला एक फंड ऐसा बना है। ठीक है सर। वो लोग हमारे जैसे डेवलपर्स के पास में आएंगे और बोलेंगे साहब ये 2 टावर्स पूरे के पूरे हम लोग परचेज करते हैं, जिसमें उनके रिटेल कस्टमर्स का पैसा लगा होगा और ये पूरे के पूरे टावर्स वो परचेज करके इसको रेंट पे चढ़ाएंगे और रेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने कस्टमर्स के बीच में। तो आने वाले 10 साल के अंदर ऋषि जी मैं गारंटी कर सकता हूं कि कमर्शियल सेक्टर में इतना बूम होगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर अगर किसी ने कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छी ले ली तो ले ली, 6 महीने से 1 साल के बीच में आप कह सकते हैं, अदरवाइज 1 साल के बाद में कमर्शियल प्रॉपर्टी लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। इसका मतलब है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये आने वाले टाइम में आम लोगों के लिए भी रियल एस्टेट की सुविधाएं मुहैया करवा देगी, कम से कम पैसे वालों लोग। बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कम रिटर्न्स के साथ इस माध्यम से लोग पैसा बना सकते हैं। तो सर हम एसोसिएशन की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे एसोसिएट हैं, जो हमारे चैनल पार्टनर हैं, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके की लिक्विड प्लान कोई वर्चुअल प्लान के रूप में अगर आपने प्रोजेक्ट में दें, आम ग्राहक को जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए वाले ग्राहक हैं, वैसे ग्राहक भी आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके और अपने आप को एक एश्योर रेंटल के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और आने वाले टाइम में वो रेकरिंग इनकम के मॉडल पे कुछ ना कुछ इनकम कर सके। और अगर मैं चाहूंगा कि आप कोवर्किंग स्पेस को भी अगर इस अपने प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं तो, क्योंकि आने वाले टाइम में लॉकेबल ऑफिस स्पेस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। अगर कोवर्किंग स्पेस अगर आप लाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और लीज गारंटी देते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट को हम लोगों को मार्केट करने में आसानी होगी। ये अपने
ऋषि जी, अभी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हमारी 12 लाख से शुरू हो जाती है।